आज का वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आर्टरीज को ब्लॉक करने में और कि दिल की बीमारियों को पैदा करने में सैचुरेटेड फैट, देसी घी या रिफाइंड ऑयल का हाथ नहीं है, बल्कि कोई और है जो चुपके चुपके धीरे धीरे बिना किसी सिम्टम्स के आर्टरीज को ब्लॉक करता रहता है और एक दिन दिल का दौरा पड़ने की नौबत आ जाती है। और इसको बड़ी ही आसानी से एक बड़े सिंपल टेस्ट से पहचाना जा सकता है। वो सिंपल ब्लड टेस्ट कौन सा है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि दिल की बीमारियों के लिए कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, सैचुरेटेड फैट, देसी घी, रिफाइंड ऑयल या कोई और। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपने डायबिटीज़ को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। बचपन से ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो आर्टरीज में जाके डिपॉजिट हो जाता है और वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करता है और दिल का दौरा पड़ने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, सैचुरेटेड फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये वाली थ्योरी कहाँ से आई? सबसे पहले इस थ्योरी के जड़ में हम जाते हैं। हम इतिहास के पन्नों में जाके चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के समय। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिका के जो सोल्जर्स थे, जब वो जंग के मैदान में जा रहे थे, तो उनको खाने पीने के लिए क्या दें, कैसे उनका राशनिंग का सिस्टम बनाएं, उनको क्या बांध के दें ताकि वो जंग के मैदान में अपना जो है पेट भर सकें और आराम से वहाँ पे लड़ सके। तो उस समय एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर अंसल कीस। उन्होंने गवर्नमेंट की मदद की और उन्होंने के राशनिंग सिस्टम एक शुरू किया, जिसमें उन्होंने सैनिकों के लिए एक बैलेंस्ड डाइट टाइप का एक के राशनिंग सिस्टम बनाया और उसको सैनिकों को दे देते थे और जंग के मैदान में जो चीज़ें उनको प्रोवाइड हो रखी थी डब्बों में वो खा लेते थे और उससे वो आसानी से लड़ पाते थे। तो इस के राशनिंग का जो सिस्टम था, इससे डॉक्टर अंसल की काफ़ी हिट हो गए। आर्मी वालों ने उनकी बड़ी तारीफ की कि भाई जो ये इन्होंने राशन का सिस्टम बनाया था ये बहुत ही इफेक्टिव रहा। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद डॉक्टर अंसल की इसकी जो गवर्नमेंट में पोजीशन थी वो काफ़ी बढ़ गई और अमेरिका में जो को कई सारी जो हेल्थ से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके ये लीडर बन गए, कहीं डायरेक्टर बन गए, कहीं चेयरमैन बन गए। इसका मतलब कि कुल मिला के उस समय अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें डॉक्टर अंसल कीज की जो पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1958 और 60 के समय के आसपास डॉक्टर अंसल कीज ने एक डाइट हार्ट हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है कि अभी तो हम थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका अभी हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन जल्द ही हम आपको एक प्रूफ भी दे देंगे। तो उनकी डाइट हाइपोथेसिस इस बात पर बेस्ड थी कि आप देखो जो सैचुरेटेड फैट है, जैसे कोकोनट ऑयल या देसी घी में सैचुरेटेड फैट होता है, अगर आप इसको ठंडी जगह में रख दें तो ये जम जाता है। तो इसका मतलब कि ये हमारी बॉडी में जब हम इसको खाते हैं सैचुरेटेड फैट को, ये हमारी बॉडी में जम जाता है, आर्टरीज में जम जाता है, उससे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। तो इस थॉट प्रोसेस से वो मोटिवेट हुए और उन्होंने डाइट हार्ट हाइपोथेसिस दी और उसमें ये कहा कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाने से बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है। वो कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर जाके चिपक जाता है और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ने लगती है और आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये वाली उनकी थ्योरी थी। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने 7 कंट्री का एक ट्रायल किया और 7 कंट्री के ट्रायल में वो ये था कि उन्होंने ये देखा कि ये 7 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं और इन 7 कंट्रीज में दिल की बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। तो अपनी हाइपोथेसिस के सपोर्ट में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया। लेकिन उस समय के जो समकालीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका बड़ा अपोज किया। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर अंसल कीज, आपने स्टडी तो 22 कंट्रीज का किया था
और 22 कंट्रीज में से 15 कंट्री ऐसी थी जहां पे लोग सैचुरेटेड फैट खा रहे थे लेकिन उनको दिल की बीमारियां नहीं हो रही थी। मात्र 7 कंट्रीज ऐसी थी जहां पे उनकी डाइट में सैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा था और उनकी कंट्रीज में हार्ट डिसीज भी ज़्यादा हो रही थी। तो अगर मान लीजिए टोटल 22 कंट्रीज का डेटा लेते तो उनकी जो हाइपोथेसिस थी कि सैचुरेटेड फैट खाने से दिल की बीमारियां होती हैं वो फेल हो जाता सिस्टम। तो उन 22 में से उन्होंने सिर्फ 7 वो कंट्रीज चूज की जो ये प्रूव कर रही थी कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाने से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और दिल की बीमारियां होती हैं। तो लोगों ने बड़ा अपोज किया, लेकिन डॉक्टर अंसल की पोजीशन बहुत पावर थी गवर्नमेंट में। उन्होंने अपनी डाइट हार्ट हाइपोथेसिस दी, ये 7 कंट्री वाला ट्रायल दिया और गवर्नमेंट को कह के अपना जो ये सिस्टम था ये उन्होंने अप्रूव करा लिया और गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन में डलवा दिया। अब अमेरिकन गवर्नमेंट 1960s के समय में ये रिकमेंड करने लगी जनरल पब्लिक के लिए भी और अपने डॉक्टर्स के लिए भी कि आप जनरल पब्लिक को ये समझाएं कि सैचुरेटेड फैट ना खाएं, क्योंकि सैचुरेटेड फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और दिल की बीमारियां होती हैं। तो 1960s में क्योंकि डॉक्टर अंसल कीस बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने अपने फोर्स से ये सारे काम करवा लिए। फिर उसके बाद जो अपोजिशन वाले साइंटिस्ट थे उनके पास कोई बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस भी नहीं था और उतनी पावर भी नहीं थी कि वो उनका अपोज कर सकें। तो धीरे धीरे ये सिस्टम आगे बढ़ता रहा और 30 साल बाद 1990 में इनकी डाइट हार्ट हाइपोथेसिस जाके ध्वस्त हो गई। और ध्वस्त होने के दो कारण थे, क्योंकि 1990 में दो नई चीजें साइंटिस्ट ढूंढ के लाए। तो एक तो था क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब हल्की हल्की इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय तक बॉडी में रहती है। और दूसरा आया इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट। और वहां पे हमें ये समझ में आया, साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि अगर किसी की बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो चाहे वो सैचुरेटेड फैट खाए, मोनो अनसैचुरेटेड खाए, पॉली अनसैचुरेटेड खाए, कुछ भी फैट खाए, एनिमल प्रोडक्ट खाए, वेजिटेबल प्रोडक्ट खाए, तो उसकी आर्टरीज ब्लॉक नहीं हो सकती। तो मतलब कि जो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बन गया आर्टरीज के ब्लॉक होने की। तो वहां पे इनका ये सिस्टम ध्वस्त हो गया। उन्होंने कहा कि सैचुरेटेड फैट जो है ये आर्टरीज ब्लॉक करता है। और इसमें बीच में इन 30 सालों में कई सारी स्टडीज आई और कुछ ऐसी स्टडीज थी जहां पे ये देखा गया कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है उनका कोलेस्ट्रॉल चेक किया गया। तो स्टडीज में ये पाया गया कि आधे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है फिर भी उनकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, और आधे लोग ऐसे होते हैं भाई जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो इससे ये कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं हो रहा था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तभी हार्ट अटैक हुआ, जिसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है उनको भी हार्ट अटैक आ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिनकी बॉडी में होगी, चाहे उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी हो तो भी उनको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि एक उन्होंने कंडीशन एक्सप्लेन की, जैसे स्मोकिंग। तो जब स्मोकिंग करते हैं तो बॉडी में क्या होता है, इट इज ए केमिकल स्टॉर्म गोइंग इनटू योर लंग्स। ये ऐसा तूफान जाता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं और वो आपके लंग्स में पहुंच जाता है। तो ये बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर दे। अब आदमी की डाइट बहुत बढ़िया है, वो सब बहुत बढ़िया खाता है, लेकिन स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग के कारण उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी डाइट लेता हो, क्योंकि स्मोकिंग आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। तो जो मेन जो क्राइटेरिया है वो कौन सा फैट खाते हैं वो क्राइटेरिया नहीं है। मेन क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो आर्टरीज ब्लॉक होंगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो आर्टरीज ब्लॉक नहीं होगी। अब हम दो तीन सिनेरियो ले लेते हैं। एक पहला सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो कुकिंग ऑयल के बारे में है, तो इसलिए कुकिंग ऑयल वाला हम पर्सपेक्टिव लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप कोई सा भी फैट, चाहे सैचुरेटेड हो चाहे पॉली अनसैचुरेटेड हो, कोई सा भी फैट अगर आप जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो क्या होगा, जैसे आपने खाना खाया उसमें बहुत ज़्यादा फैट था, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वहाँ से बाइल आता है, वो जो फैट है उसको निकाल के वो उसको एक कवर में लपेटता है, ब्लड के अंदर डालता है और वो घूमता घूमता लिवर में आ जाता है। तो लिवर में जाके जब वो इकट्ठा होता है तो वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने लगता है, वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है, तो फैटी लिवर हो जाता है।
और फालतू का जो फैट जो ब्लड में घूम रहा है वो भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। मतलब एक्सेस क्वांटिटी में कोई सा भी फैट खाएंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और इन्फ्लेमेशन से आर्टरीज ब्लॉक होंगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि एक्सेस फैट की क्या डेफिनेशन है। तो एक्सेस फैट की कोई मुझे लिटरेचर में कोई ऐसी ज़्यादा डेफिनेशन दिखाई नहीं दी। तो मेरी जो पर्सनल डेफिनेशन है हाई फैट की वो ये है कि मान लीजिए अगर आपको 60 ग्राम पर डे प्रोटीन खाना चाहिए, तो 60 ग्राम पर डे से ज़्यादा अगर आपका फैट का इनटेक है तो एक्सेस फैट हो गया। तो आपकी जितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उससे कम अगर आप दिन में फैट खाते हैं तो वो फैट ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आपकी फैट की कंजप्शन है तो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फैट हो गया। अब दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम कुकिंग ऑयल सेलेक्ट कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल अगर हीट होने के बाद ऑक्सीडाइज होगा तो वो ज़्यादा फ्री रेडिकल जनरेट करेगा और जो ज़्यादा फ्री रेडिकल हैं वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगे और आर्टरीज ब्लॉक होंगी। अब उसमें सबसे जल्दी कौन सा ऑक्सीडाइज होता है, वो मान लीजिए होता है आपका सनफ्लावर ऑयल जिसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैट ज़्यादा है। तो जैसे पॉली अनसेचुरेटेड फैट आपने हीट किया उसमें इन वो फ्री रेडिकल जनरेट हुए, वो ऑक्सीडाइज हुआ और वो जब हम खाते हैं तो वो बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा और आर्टरीज ब्लॉक होगी। लेकिन इस पे आप देखेंगे कि ये ओलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, इस पे बहुत सारी मेडिकल स्टडीज़ अवेलेबल हैं और ये कहते हैं कि इनमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं और ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन जब आप स्टडी को डीपली जाके देखेंगे और उसमें पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जितनी भी इस टाइप की स्टडीज़ होती हैं इसमें तेल कच्चा पिलाया जाता है। मतलब जो भी उनके सब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं उस पे वो कच्चा तेल उनको पिलाते हैं, फिर उसके बाद उसका इफेक्ट देते हैं। और तेल तो कच्चा पिलाते हैं लेकिन उसको कुकिंग के लिए फिर प्रमोट करते हैं। तो ये क्या बात हुई, क्योंकि कुकिंग का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो 180 डिग्री के आसपास है और 180 डिग्री पे जो फैट है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा और रूम टेम्परेचर पे डिफरेंटली बिहेव करेगा। 180 डिग्री पे वहाँ पे बहुत सारे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो जब आप हीट करके खाएंगे तो वो ज़्यादा फ्री रेडिकल जनरेट करता है। इसलिए जो फैट है उसकी हीट स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ओपिनियन में अगर मान लीजिए आपका काम है कि आप को हाई हीट पे काम करना है, तो हाई हीट पे काम करेंगे तो तीन मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट चॉइस हैं। कोकोनट ऑयल, उसमें बहुत 90% सेचुरेटेड फैट है, उसकी हीट स्टेबिलिटी अच्छी है। देसी घी की हीट स्टेबिलिटी अच्छी है, पाम ऑयल की हीट स्टेबिलिटी अच्छी है। तो अगर आप उसकी कुकिंग करेंगे तो वो बहुत हीट स्टेबिलिटी वाला काम बहुत है। अच्छा, अब मान लीजिए हमने ये कहा भाई हीट स्टेबिलिटी अच्छी है, कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कढ़ाई है जिसमें हम समोसे तल रहे हैं, तो उसमें आप बार बार तलेंगे, बार बार तलेंगे तो चाहे कोई सा भी फैट हो, किसी भी टाइप का फैट हो, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है एक बार 180 डिग्री पे जाने पे वो कम ऑक्सीडाइज हो, लेकिन दूसरी बार फिर 180 डिग्री पे जाएगा या 180 डिग्री पे वो 6 घंटे से है, तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। तो हाई हीट पे काम करना है तो ऑयल का जो एक्सपोजर है वो कम ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। अगर मान लीजिए हीट ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए हीट है, थोड़ा सा तड़का वड़का टाइप का ही घर में लगाना है, तो उसके लिए आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ऑयल को हीट ही नहीं करना, कच्चा खाना है, तो वहाँ पॉली अनसैचुरेटेड सबसे बढ़िया है। तो पॉली अनसैचुरेटेड जैसे फ्लैक्सीड ऑयल, ओमेगा 3 वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ऐसी चम्मच से पीना है तो वो बहुत बढ़िया। बादाम का तेल चम्मच से पीने के लिए बढ़िया है। वॉलनट ऑयल वो चम्मच से पीने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर मान लीजिए कच्चा पीना है आपको तो पॉली अनसैचुरेटेड वाला अच्छा है। लेकिन अगर आपको हीट करना है तो जिसमें सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड का कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो, हीट के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सैलेड ड्रेसिंग करनी है तो ऑलिव ऑयल भी चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपको पराठे बनाने हैं तो आपको वो चाहिए जिसमें सैचुरेटेड फैट है, क्योंकि उसकी हीट स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये दो हमने सिनेरियो देख लिए। पहला सिनेरियो तो हमने ये देखा कि अगर एक्सेस क्वांटिटी में कोई सा भी खाएंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। दूसरा सिनेरियो हमने देखा कि अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो उसमें फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, वो भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, आर्टरी ब्लॉक करेगा। अब हम तीसरे सिचुएशन पे आते हैं। तीसरे सिचुएशन पे आदमी बड़ा कंफ्यूज है और वो कहता है कि क्या सैचुरेटेड क्या मोनो अनसैचुरेटेड, अपने को कुछ समझ में नहीं आता है। हम एक काम करते हैं कि यार हम घी तेल खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ज़ीरो घी ज़ीरो तेल ज़ीरो फैट, हम कोई फैट नहीं खाते।
अब फूड में 3 कंपोनेंट हैं, भई फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। आपने फैट हटा दिया तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बचा। अब जो हमारे इंडिया में आप क्या खाएँगे? आप अनाज खाएँगे तो अनाज में सिर्फ़ 10% प्रोटीन होता है, बाकी सब कार्बोहाइड्रेट ही है। जो दालें हैं उसमें अराउंड 20% प्रोटीन होता है, बाकी सब कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे ही आप अपनी डाइट से फैट को हटाते हैं, तो आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बढ़ जाता है। अब जब कार्बोहाइड्रेट डाइट में बढ़ेगा तो बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज जाएगा, क्योंकि उस फूड का ग्लूकोज लोड ज़्यादा है। ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में पहुंचेगा तो ज़्यादा इंसुलिन पैदा होगा। ज़्यादा ग्लूकोज है, ज़्यादा इंसुलिन है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगी। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगी तो ओबेसिटी होगी, डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अब फैट तो खा नहीं रहे हैं, तो फिर कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ रहे हैं? जब हमने फैट खाया ही नहीं, घी तेल खाया ही नहीं, तो फिर कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ता है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाता है, हमारा लीवर उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हम शुगर स्टोर नहीं कर सकते, ना हम ग्लूकोज स्टोर कर सकते, हम फैट स्टोर कर सकते हैं बॉडी में। तो एक्सेस फैट को वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, और वो हमारी फैट सेल्स में जाके जमा हो जाता है। तो इसलिए ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है। और वो जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूमता रहता है, तो वो वहाँ पे ब्लड में घूमते-घूमते ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। ऑक्सीडाइज़ होके जब वो वापस लीवर के पास में आता है, तो इतना ज़्यादा उसके पास आ रहा है वो फैट कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। वो लीवर में जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, लीवर में जाके वो सारा फैट, कोलेस्ट्रॉल सारा वहाँ पे जमा हो जाता है, तो फैटी लीवर हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन बढ़ गई बॉडी में, तो आर्टरी ब्लॉक होने का खतरा हो गया। ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, पैनक्रियाज़ वीक हो गई तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से जो 4 सिम्पटम हैं आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के, ये बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होगी, इंसुलिन ज़्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो आर्टरीज़ बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, तो फिर चाहे आप फैट खाओ या फैट नहीं खाओ, आर्टरीज ब्लॉक होंगी। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि बॉडी में 2 मेजर आपको प्रॉब्लम दिख रही हैं। एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होना, और दूसरा बॉडी में इन्फ्लेमेशन का बढ़ा होना। तो कौन से ऐसे सिंपल से ब्लड टेस्ट हैं जिससे इन दोनों चीज़ों को पता लगाया जा सकता है? तो हम सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का फार्मूला बड़ा सा सिंपल है। आपका फास्टिंग इंसुलिन ब्लड में कितना है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, उसकी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई 405 कर दो। अगर ये वैल्यू 1.5 से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतनी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। दूसरा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हम देखना चाहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन के लिए जो टेस्ट होता है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट होता है, सीआरपी टेस्ट कहते हैं। तो सीआरपी टेस्ट 2 टाइप के होंगे, एक तो नॉर्मल सीआरपी, एक कहते हैं एचएससीआरपी, हाई सेंसिटिव सीआरपी। तो इनको एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए पूरी की पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो सीआरपी बढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए खाली एचएससीआरपी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब दिल में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, और जो दिल की बीमारियां होने का खतरा जो है बढ़ जाता है अगर एचएससीआरपी बढ़ा हुआ है। तो चाहे सीआरपी है चाहे एचएससीआरपी, अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप कोई सा भी फैट खा रहे हैं, आर्टरी ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अभी हमारा काम क्या है? ये नहीं है कि कौन सा ऐसा फैट ढूंढ के लाएं जो आर्टरी ब्लॉक ना करे। हमारा पहला कदम ये होना चाहिए कि हम अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करें। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन को कम करने के 2-3 छोटे से स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो जो सबसे पहला जो सिंपल प्लान है फैट और कुकिंग ऑयल से रिलेटेड, कि कोई भी ऑयल आप रिपीटेडली हीट ना करें। दूसरा, ऑयल को जितना कम से कम हीट के कांटेक्ट में लेके जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो फैट का इंटेक है वो आपके प्रोटीन के इंटेक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोटीन के इंटेक से कम होना चाहिए। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फैट आप अवॉइड कर सकते हैं। अब एक्सेस अवॉइड कैसे करें उसका एक बड़ा ही सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है एपिसोड ऑफ ईटिंग। अगर आप हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप ओवर ईटिंग करते हैं।
तो हमें क्या काम करने की ज़रूरत है कि एक तो रोज़ 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए कि पूरी बॉडी में जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जनरेट हुआ है, वो ये 12 घंटे में क्लीनिंग हो जाए। तो जो भी इन्फ्लेमेशन जनरेट हुई है, वो 12 घंटे का आप एक विंडो देते हैं, जिसमें वो क्लीन कर लेते हैं। दूसरा जो 12 घंटे का हमारा ईटिंग विंडो है, उसमें भी 4 से ज़्यादा एपिसोड ऑफ ईटिंग नहीं होने चाहिए। एपिसोड ऑफ ईटिंग मतलब अगर आपने 4 मूँगफली के दाने खाए, तो वो एपिसोड ऑफ ईटिंग होगा। क्योंकि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हैं, तो इतना इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्रिएट होगा, इतना एसिडिक रिएक्शन क्रिएट होता है, तो वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म इज़ एन एसिडिक प्रोसेस एंड एसिडिक प्रोसेस बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। इसलिए अगर हमें एसिडिक एनवायरनमेंट पे भी फोकस करना है और उसको भी हमें रिड्यूस करके रखना है कि हमारे बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट जनरेट ना हो। दूसरा काम हमें ये करना है कि बॉडी को एल्कलाइन बनाने की कोशिश करनी है, एल्कलाइन मेंटेन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा ब्लड का पीएच ही एल्कलाइन है। तो उसके लिए ये एल्कलाइज़र पाउडर आता है, आप सुबह इसको 1 लीटर पानी में अगर मिला लेंगे तो पानी का पीएच एल्कलाइन हो जाता है। इसको पिएंगे तो आपकी बॉडी को एल्कलाइनिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और तीसरा जो काम आपको करना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करनी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको डाइट का ग्लूकोज लोड कम करना पड़ेगा, और ग्लूकोज लोड कम करने में ये डायबेक्सी आटा आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इसका ग्लूकोज लोड नॉर्मल आटे से 70-80% तक कम रहता है। तो ये 2-3 छोटे-छोटे से अगर आप स्टेप ले लेंगे, तो आप इन दोनों चीज़ों को, इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर पाएँगे। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, डायबिटीज़ है और आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे इसे कम करें, कोई सिंपल सा डाइट प्लान चाहते हैं, तो डायबेक्सी का ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे आप एक मैसेज कर दीजिए कि कॉल मी। तो आप कॉल मी जब ये छोटा-सा मैसेज लिख देंगे, तो हमारे जो डायबिटीज़ कोच हैं, डायटीशियन हैं, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और एप्रोप्रिएट आपको जो भी सलाह होगी वो देंगे। अगर मान लीजिए आपके घर में 2-3 टाइप के तेल हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि भई इन 3 तेल में से मुझे बता दो मुझे कौन-सा यूज़ करना चाहिए, तो आप इसी नंबर पर जहाँ पे ये कॉल मी लिखेंगे, तो जब आपकी वहाँ पे डायटीशियन से बातचीत होगी, डायबिटीज़ कोच से बातचीत होगी, सेम सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। या आपका कोई सवाल डायरेक्ट है, तो भी आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, हम आपको उसके बारे में जवाब देंगे। तो देखिए, बॉडी में जो आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। 1960 का कॉन्सेप्ट है कि सैचुरेटेड फैट खाने से वो सैचुरेटेड फैट आर्टरीज में जाके ऑटोमेटिकली चिपक जाता है और आर्टरीज ब्लॉक हो जाते हैं। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो नया कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि अगर बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो चाहे आप फैट खाएं या फैट ना खाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सैचुरेटेड खाएं, पॉली अनसैचुरेटेड खाएं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप कोल्ड प्रेस खा रहे हैं, रिफाइंड खा रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो आर्टरीज़ ब्लॉक होना चालू हो जाएंगी, चाहे आप फैट खाएं या फैट नहीं खाएं। तो आपको जो मेन फोकस रखना है, वो ये रखना है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़नी चाहिए। इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये 2 मेन कल्प्रिट हैं जो आर्टरीज़ को ब्लॉक करते हैं और दिल की बीमारियां पैदा करते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं और उन कमेंट में आप राइस ब्रान के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोग कोल्ड प्रेस्ड और रिफाइंड ऑयल के बारे में जानना चाहते हैं। तो आगे जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, उसमें इन टॉपिक्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ। इन टॉपिक पे मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। डायबेक्सी से जुड़े रहिए, डायबेक्सी से जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपका। धन्यवाद। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabecsy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।